मैथमेटिक्स के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है फंक्शनल एनालिसिस की, जो आपकी एमएससी की बुक है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे तैयार करनी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि जो आपने अलजेब्रा का पार्ट पढ़ा है, लीनियर अलजेब्रा, और इससे पहले आपने पढ़ा था मॉडर्न अलजेब्रा, जिसके अंदर की आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी थी, उसी की जो एडवांस स्टेज थी वो आपकी लीनियर अलजेब्रा थी। और एक सेकंड नंबर पे आपने जो लर्निंग स्टार्ट करी थी बीएससी के अंदर, वो थी आपकी रियल एनालिसिस की। तो देखिए क्या इसमें क्या होता है कि जब मैथमेटिक्स में डेवलपमेंट हुआ तो इन दोनों ब्रांच को ऐड करके एक नई ब्रांच को जनरेट किया गया, जिसमें हम जो फंडामेंटल सेट लेते हैं वो आपका लीनियर अलजेब्रा से लेंगे, जो आपका वेक्टर स्पेस होता है। और जो कंसेप्ट आपके हैं रियल एनालिसिस के अंदर, जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले आप सीक्वेंस और फिर आप सीरीज़ का कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो जो सीक्वेंस का कंसेप्ट है, उसके बाद इसमें आप कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ते हैं कि फंक्शन कैसे कंटिन्यूस होते हैं। तो वे सारे कंसेप्ट हम किसी सेट के ऊपर अप्लाई करते थे। यहाँ पे आप फंक्शन पढ़ते थे फ्रॉम आर टू आर, इस तरीके से फंक्शन के ऊपर काम करते थे। फंक्शन कहाँ कंटिन्यूस है, कहाँ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, कहाँ पे आपको जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करती है। तो जो कन्वर्जेंस का जो क्राइटेरिया है वो, और फंक्शन की कंटिन्यूटी का क्राइटेरिया, इन सब चीज़ों का जो रियल एनालिसिस के अंदर जो कंसेप्ट आपने सीखा है। अब यहाँ पे जो हम फंडामेंटल सेट सीक्वेंस बनाने के लिए एस लेते थे, तो वो अब हम क्या करेंगे, लीनियर अलजेब्रा से जो आपका वेक्टर स्पेस है वो सेट हम किसका लेंगे, वेक्टर स्पेस का जो सेट है उसको हम लेंगे। तो फंक्शनल एनालिसिस को पढ़ने से पहले आपको इन दोनों टॉपिक्स की बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। आपने जब ये बुक पढ़ी है तो फंडामेंटल कंसेप्ट आपको थोड़ा सा टिप्स पे होने चाहिए कि एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन क्या होती है, लीनियर अलजेब्रा के अंदर जब आप कंसेप्ट ऑपरेट करते हैं डेफिनेशन के, वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो फंक्शनल एनालिसिस में हम क्या करेंगे, अलजेब्रा और एनालिसिस, इन दोनों की कंबाइंड स्टडी करेंगे। तो डायरेक्ट अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगी, इनकी आपको पहले से नॉलेज है तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है इसमें कि एक आपका कंसेप्ट होता है, जब आप वेक्टर पढ़ते हैं तो एक कंसेप्ट होता है नॉर्म का, या आप इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर की लेंथ जब आप निकालते हैं तो वहाँ पे फंडामेंटल फॉर्मूला क्या होता है, जब आप यहाँ पे कोई भी वेक्टर आर वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लेते हैं, तो यहाँ पे आर वेक्टर का मॉडुलस जो इसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ वेक्टर, इसको हम आर, सिंपल आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। अब आप इसको ये फॉर्मूला आपने पहले लर्न किया होगा। अब इसको हम थोड़ा सा ना समीशन की फॉर्म में लिखते हैं, हम इसको जनरलाइज करेंगे। जो नॉर्म है, नॉर्म का मीनिंग भी क्या होता है, लेंथ ही होता है। हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी एडवांस स्टडी कर रहे हैं, तो हमारी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, जो हमने लेंथ ऑफ वेक्टर की पढ़ी थी, उसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर दिया है, बस इतना ही किया है। तो लेंथ ऑफ वेक्टर में हमने क्या कहा आपको कि हम इसको समीशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने समीशन लिखा कि समीशन में हमने x, यहाँ पे xi लिख देता हूँ, xi का स्क्वायर, और इस पूरे का हमने क्या किया, 1/2 किया। xi का मतलब क्या है कि x की जगह फिर y आएगा, फिर z आएगा। यहाँ पे अगर हम x1 x2 x3 लिखेंगे, यहाँ पे x1, y की जगह x2, z की जगह x3, तो ये समीशन इस तरीके से चल पड़ता है। हम तो बेसिकली जो काम करेंगे, अब जो वेक्टर लेंगे उस वेक्टर को आप ध्यान दीजिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे x1, x2, x3। अब हम वेक्टर को इस तरीके से लिखेंगे। इसको लिखने का कारण क्या है कि जो हम नॉर्म निकालेंगे, जो लेंथ निकालेंगे वेक्टर की, वो इस तरीके से लिखी जाएगी। तो समीशन ऑपरेट करने के लिए कि जो i हमारा ऑपरेट होगा, i वेरीज फ्रॉम 1 to 3 या n, जो भी हम लेंगे उसके हिसाब से। अब ये जो वेक्टर था, ये आपका बिलोंग करता है किसको, R3 को, 3D ज्योमेट्री के अंदर ही। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके कहाँ ले जाएंगे, r की पावर n पे ले जाएंगे। तो इसमें जो वेक्टर होगा r की पावर n में, जो वेक्टर की फॉर्म होगी वो इस तरीके से आएगी, x1
कॉमा x2 कहाँ तक, कॉमा xn तक। तो यहाँ पे n टपल बनेगा आपका, और उसी के हिसाब से हम जो समीशन ऑपरेट करेंगे, जो मैंने समीशन यहाँ पे 3 तक लगाया है, यहाँ समीशन पे ध्यान दीजिए, जो मैंने ब्लू कलर से किया है, यहाँ पे जो आपकी i की वैल्यूज़ है वो फ्रॉम 1 to 3 है, ये n बराबर 3 है। अब इसको हम n पे ऑपरेट करना सीखेंगे आगे से, और इसको हम क्या बोलते हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस ही बोलते हैं। यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला भी इसको कहा जाता है। तो 2 चीज़ें आप ये नोट कर लें, फिर हम आगे मूव करेंगे। अब देखिए नॉर्म को हम बाय डेफिनेशन सीखते हैं। लेट, तो हमने लिया है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, लेट n बी ए लीनियर स्पेस। अब यहाँ पे वेक्टर स्पेस को हम क्या रखते हैं, स्पेशली यहाँ पे लीनियर स्पेस बोलते हैं। अब हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, n जो लीनियर स्पेस है वहाँ कहाँ, उससे लेके कहाँ तक, r तक। इस r को आप क्या कर सकते हैं, कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पे r पॉजिटिव यूनियन 0 भी लिया गया है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि कोडोमेन को हम कितना भी बड़ा कर सकते हैं। तो उसको हम रेंज तक भी रख सकते हैं, और आप उसको कोडोमेन को बड़ा भी रख सकते हैं। बी ए फंक्शन सच दैट, किस प्रकार से है एक फंक्शन, इस प्रकार से डिफाइन किया सेट के ऊपर कि सभी xi बिलोंग्स टू n के लिए, और एल्फा जो हमारे पास है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से आएगा या फिर सेट ऑफ रियल नंबर से आएगा। ये क्वांटिटी तो हमारे पास क्या है, स्केलर, और ये x और y हमारे पास क्या है, वेक्टर है। जनरली हम क्या करते हैं, जब वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं तो वहाँ पे वेक्टर्स को v1 v2 v3 ऐसे u v w इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन यहाँ हमने उन वेक्टर्स को xy लेके लिखा है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसकी वजह भी आपको आगे जाके बताएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें नॉर्म के बाद जो हम एनालिसिस के अंदर काम करते हैं, वहाँ पे जो सीक्वेंस की जो टर्म लेते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए, जो मैंने अभी आपको एक टपल बताया था x1 x2 x3 xn, तो वहाँ पे जो हम पहला वेक्टर मानेंगे x मानेंगे, तो x को x से कनेक्ट करना है। तो इसलिए हमने, चूंकि सीक्वेंस के अंदर हम x1 x2 x3 x4 के कंसेप्ट से चलते हैं, इसी वजह से हमने क्या किया है, यहाँ पे वेक्टर्स को xy लिया है। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम होती है सोचने में कि वेक्टर को हमने xy क्यों लिखा है, तो उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। अब आपको आगे ऑपरेट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्केलर को मैं पहले से अल्फा लेके चलता आ रहा था, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, अब सेटिस्फाई कंडीशन कौन सी है, पहली कंडीशन देखिए कि जो भी आप सामान्य नॉर्मल मेथड से देखिए, जब भी आप कोई डिस्टेंस का कंसेप्ट माइंड में सोचते हैं, यहाँ मैंने आपको बता दिया है, जब आप डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कुछ चीज़ें बताइए डिस्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले आप कहेंगे कि डिस्टेंस जो होती है वो या तो 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो तो या तो 0 होता है, और अगर हम यहाँ से कहीं भी नहीं गए तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा। एक तो ये वाली बात होगी। डिस्टेंस कोई भी निगेटिव नहीं होता, आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापेंगे। तो इसी तरह की चीज़ आपको बताई गई है कि किसी भी वेक्टर का जो नॉर्म है, जो इसकी लेंथ है, वो हमेशा क्या रहेगी, 0 से बड़ी रहेगी। इसको हमने डिफाइन कर दिया है किससे, क्या नाम दिया हमने इसको, पॉजिटिविटी। अगर किसी वेक्टर का जो नॉर्म है वो 0 है, वो केवल तभी संभव हो यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, जब हमारा वेक्टर 0 हो जाए, 0 वेक्टर हो, 0 वेक्टर हो। अब इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, जब आप एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें पढ़ना शुरू करते हैं तो उनके नाम थोड़े से बदल जाते हैं। तो यहाँ पे उस एब्स्ट्रैक्शन के फेस में इसका नाम होता है पॉजिटिव डेफिनेटनेस। ये चीज़ आपने लीनियर अलजेब्रा के अंदर भी पढ़ी होगी, जहाँ पे आप पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। तीसरी बात क्या है कि आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, आप जनरली मॉडल्स के ऊपर भी काम करते हैं, तो मॉडल्स a प्लस बी लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b होता है। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या की गई है, उसको एक्सटेंड किया गया है कि जब 2 दूरियों को आप ऐड करेंगे तो वो उनकी अलग अलग दूरियों से क्या होगी, छोटी होगी। तो इसको ट्रायंगल लॉ से भी आप देख सकते हैं कि ये x वेक्टर है, ये y वेक्टर है, और ये आपके पास तीसरी जो लाइन आएगी, तो यहाँ पे ट्रायंगल की जो साइड है वहीं से इसकी नेमिंग करी गई है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब फोर्थ जो कंसेप्ट है, 3 कंसेप्ट इसके जो डेफिनेशन के थे वो पूरे हो चुके। चौथा कंसेप्ट क्या है इसके अंदर कि अगर अल्फा, अगर हम x का स्केलर मल्टीपल लेते हैं कोई भी, तो उसकी जो नॉर्म आएगी, तो जो हमारे पास वेक्टर है उसकी नॉर्म और उसका जो मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, जो स्केलर की लेंथ होगी।
अब यहाँ पे अल्फा के ऊपर मोड 3 लगाया है क्योंकि अल्फा हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है या सी से बिलोंग कर रहा है। अगर सी पे ऑपरेट होगा अल्फा तो यहाँ अल्फा जेड की तरीके से काम करेगा, उसको मैंने अल्फा लिख दिया। तो यहाँ भी एक कन्फ्यूजन बना रहता है कि अल्फा हमेशा रियल नंबर को बिलोंग करेगा। तो यहाँ अगर अल्फा आएगा मोड ऑफ अल्फा तो वो एक तरीके से मोड ऑफ जेड को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर ये रियल नंबर होगा तो आपको बताइए कि -2 का मॉडुलस आप क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो ये इस तरीके से वर्क करेगा। तो हमने कहा कि n एक लीनियर स्पेस है और एक फंक्शन हमने डिफाइन किया सेट ऑफ लीनियर, इससे जो लीनियर स्पेस वाला सेट है उससे कहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर तक, या फिर इसको यूज करेंगे। ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पॉजिटिव डेफिनेटनेस, आपकी पॉजिटिविटी सबसे पहले, फिर पॉजिटिव डेफिनेटनेस, फिर ट्रायंगल इनइक्वालिटी, और फिर आपका जो स्केलर मल्टीपल वाली जो प्रॉपर्टी है लास्ट वाली, या आपकी स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर की जो प्रॉपर्टी है उस पर नॉर्म हमने अप्लाई किया है, इसको बोलते हैं होमोजेनिटी। तो ये 4 चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसको आप एक बार लिख के देखें तो आपको इसको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चंस में जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ भी इसमें समस्या नहीं आएगी। तो अगर किसी n जो आपका लीनियर स्पेस है और उसके साथ हम एक नॉर्म डिफाइन कर दें, यहाँ पे हम नॉर्म डिफाइन कर दें, तो इस ऑर्डर्ड पेयर को हम क्या कहेंगे, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस कहेंगे, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। तो नॉर्म हमारी डेफिनेशन कहाँ तक थी, यहीं तक थी, जो 4 कंडीशन। अगर किसी लीनियर स्पेस के ऊपर, अब आप इसको थोड़ा सा जनरल सेंस में देखिए कि ये सेट हमारे पास है जिसको मैंने n लिया है और एक ऑपरेशन मैंने यहाँ पे नॉर्म वाला ले लिया। अब मुझे देखना है कि इसकी एडेप्टेशन कितना है, ये n इसको कितना एडेप्ट करता है। तो इन अगर 4 नियमों के हिसाब से इसका एडेप्टेशन होता है। एडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन कितना है, ये इस जो ये 4 प्रॉपर्टी हैं इनके साथ ये अपने आप को सेटअप कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर ये कर पा रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो फंक्शन आपने माना है जो n के मेंबर्स के ऊपर ऑपरेट हुआ है, जिसको मैंने xy मेंबर ले लिए हैं, ये आपके वेक्टर स्पेस के वेक्टर्स हैं और उन पे हमने नॉर्म डिफाइन कर दिया है। उसके अलावा स्केलर का जो सेट है वो अलग से रखा है, इसके अंदर हम अल्फा लेंगे। अब ये अगर एडजस्टमेंट हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन आपने बनाया है, ये जो नॉर्म का जो फंक्शन बनाया है, ये जो लेंथ आपने बनाई है, इसको नॉर्म कहेंगे। किसके लिए, इस लीनियर स्पेस के लिए नॉर्म कहेंगे। और जब आप इनको ऑर्डर पेयर में रखेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्म लीनियर स्पेस। तो यहाँ से आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई कि वेक्टर स्पेस का जो एक्सटेंशन है वो किस प्रकार से करा जा सकता है। देखिए वेक्टर स्पेस भी अपने आप में एक कम्प्लीटली बड़ी थ्योरी है, हमने उसकी स्टडी करी थी बीएससी में। अब थोड़ा सा एमएससी वाले वर्क में आते हैं तो हम क्या करेंगे, लीनियर अलजेब्रा का एक्सटेंड करेंगे। किसकी सहायता से करेंगे, जो हमने बीएससी में एनालिसिस पढ़ी है उसकी सहायता से। तो ये लेंथ का जो कंसेप्ट है, वेक्टर की लेंथ का कंसेप्ट, उसको हमने एफ-टेक्स्ट स्पेस में, किसी भी वेक्टर स्पेस में, जैसे मैट्रिक्स आपके पास है, मैट्रिक्स का आपके पास वेक्टर स्पेस है, अब उस पर लेंथ डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके सारे एलिमेंट का हम सम कर सकते हैं, बशर्ते कि वो इन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो। तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये इसके ऊपर हमने नॉर्म डिफाइन कर दी। अब देखिए कुछ पॉइंट हमने आपके सामने लिखे हैं, जो अभी हमने डिस्कशन किया था वहाँ से कुछ पॉइंट निकल के सामने आए हैं कि जो फंक्शन हमने डिफाइन किया था इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्म कहेंगे n पे। जो ऑर्डर्ड पेयर है उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस कहेंगे। अब ये जो तीसरा पॉइंट है इसको ध्यान से देखें, ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर हम सेकंड कंडीशन को ड्रॉप करते हैं, सेकंड कंडीशन कौन सी थी, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे सेकंड कंडीशन ये थी कि किसी वेक्टर का नॉर्म अगर 0 होगा तो उसके लिए x का 0 होना जरूरी है। अगर ये इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय दोनों तरफ से अप्लाई नहीं होता, देखिए अगर कोई वेक्टर 0 है तो उसका नॉर्म हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर हमारे पास ये नॉर्म 0 आ रही है तो वेक्टर 0 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका हम आपको एग्जाम्पल भी देंगे, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो सेकंड कंडीशन है अगर ये ड्रॉप आउट हो जाए, अगर ये ड्रॉप हो जाए पॉजिटिव डेफिनेट वाली से जो कंडीशन है, तो ये जो हमारे पास नॉर्म है इसका नाम हमने रख दिया सेमी नॉर्म या फिर सीडो नॉर्म। और जो अब हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा n कोमा ये जो फंक्शन है नॉर्म वाला, जिसमें कि हमने सेकंड कंडीशन को क्या करा है, ड्रॉप किया है, इसको ड्रॉप किया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेमी नॉर्म्ड स्पेस बोलेंगे, सेमी नॉर्म्ड
लीनियर स्पेस। तो इसकी आवश्यकता कहीं कहीं पड़ती है, जो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ पे इस डेफिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड कंडीशन मेरे पास थी कि अगर नॉर्म ऑफ x बराबर 0 है तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0, ये कंडीशन बोथ साइड से इम्प्लाइज और इम्प्लाइज बाय ये होल्ड नहीं होती, दोनों एक साथ होल्ड नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या बोलोगे इसको कि ये हमारे पास जो नॉर्म है सेकंड कंडीशन को स्किप करने से जो हमारे पास तीन कंडीशन के साथ जो फंक्शन की डेफिनेशन है जिसके अंदर सेटिस्फाई करती है पहले वाली कंडीशन पॉजिटिविटी, सेकंड कंडीशन नहीं लेनी है, थर्ड कंडीशन आपको लेनी है ट्रायंगल इनइक्वालिटी की, और चौथी जो कंडीशन आपके पास है होमोजेनिटी की। तो ये अगर सेटिस्फाई हो रही है तो ये जो आपके पास n और जो ऑर्डर पेयर बनेगा नॉर्म को लेके, तो आपके पास क्या होगा, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। और इसमें एक वर्ड जोड़ देंगे सेमी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अब देखिए नॉर्म के बारे में 2-3 प्रॉपर्टी और हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। पहली प्रॉपर्टी देखिए, अगर फोर्थ कंडीशन में आपने अल्फा को -1 ले लिया तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का x रखेंगे, फिर यहाँ पे मॉडुलस के अंदर माइनस का अल्फा बाहर निकालेंगे। ये बेसिकली हमारे पास उस स्केलर की लेंथ है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स में हो चाहे वो रियल में हो। कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स की तरीके से निकलेगी √a² + b² से, और रियल में आपके पास सीधा लिखा जाता है। तो यहाँ पे 1 के लिए क्या आएगा, -1 के लिए 1 ही आ जाएगा, तो ये इसके बराबर आएगी। तो ये कंडीशन होल्ड हो गई। अब इसके साथ साथ हम स्टडी करेंगे यहाँ पे नॉर्म ऑफ x - y, ये हमारे काम आएगा आगे जाके स्टडी में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ y - x लिखा जाएगा। और ऊपर वाली कंडीशन से कि माइनस वेक्टर अगर हमारे पास -x है तो उसका नॉर्म x के नॉर्म के बराबर ही आएगा, डिस्टेंस वाले कंसेप्ट से। डिस्टेंस में तो यही होता है, जब आप नंबर लाइन पे यहाँ पे 2 लिखते हैं और यहाँ पे -2 लिखते हैं तो यहाँ से जो डिस्टेंस होती है वो हमारे पास 2 ही तो रहती है। वही लेंथ वही कंसेप्ट यहाँ पे किसके लिए समझाया गया है, जो x हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वेक्टर स्पेस के सेट से जो हमारा x आ रहा है उसकी हम लेंथ के ऊपर बात कर रहे हैं कि उसकी लेंथ और उसके नेगेटिव वेक्टर की लेंथ दोनों की बराबर होगी। ये इसका वर्बल मीनिंग हो गया। अब यहाँ पे एक नॉर्म को स्पेशल टाइप से डिफाइन किया गया है कि अगर दो वेक्टर का हम डिफरेंस निकालें तो उसका जब हम नॉर्म निकालते हैं तो वो इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे और माइनस यहाँ से गायब करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इस वेक्टर स्पेस के अंदर अगर आपके पास एक x है और एक y है, अब इन दोनों वेक्टर के बीच का आप क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं और उसकी लेंथ निकालते हैं। तो लेंथ x या y की निकालें या y और x की निकालें तो दोनों हमारे पास सेम रहेंगी। तो ये लेंथ वाला ही कंसेप्ट है। ए बी बिंदु के बीच की दूरी a से b तक निकालेंगे, b से a तक निकालेंगे। तो हमने क्या किया है कि जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री है जिसको आप पढ़ते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जहाँ से आप 9th क्लास में स्टडी स्टार्ट करते हैं इस क्लास में, उसको हम कहाँ देख रहे हैं कि ये वेक्टर स्पेस के ऊपर अप्लाइड हो रही है या नहीं हो रही है, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट आप क्लियर हुआ। अब चलते हैं सेकंड वाले पे। अब यहाँ पे आपको जब कॉम्प्लेक्स नंबर की आपने स्टडी करी होगी 12th क्लास के अंदर तो आपको ये चीज़ बताई गई होगी। तो यहाँ पे भी आप देखिए, जब आप नॉर्म x - y पे काम करोगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नॉर्म ऑफ x प्लस माइनस वाई के रूप में लिख सकते हैं। अब इस पर आप लेस देन इक्वल टू ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो थर्ड वाली थी उसको अप्लाई करें तो नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ माइनस वाई लिखेंगे और इसको हम नॉर्म ऑफ x, ऊपर जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है नॉर्म ऑफ y, तो यहाँ से कंडीशन आपकी बन गई कि नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। तो जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी थी उसका थोड़ा सा एडवांस रिजल्ट है, ये वो सम पे काम करता था जो मैंने आपको बताया था और ये आपका डिफरेंस पे काम कर रहा है। इसके बाद थर्ड कंडीशन जो आपके पास आती है, जब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी करी होगी तो एक इनइक्वालिटी मैंने नीचे लिखी है कि यहाँ पे प्लस माइनस Z1 प्लस माइनस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस Z1 प्लस मॉडुलस Z2, उनके अलग अलग मॉडुलस से बड़ा होता है और मॉडुलस का जो डिफरेंसेस है उनके एब्सोल्यूट वैल्यू से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हमने क्या किया है, ये रियल नंबर पे एक्स वाई के लिए भी आपने सीखी होगी। ये आपने जब सेट ऑफ रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सटेंड किया था
वहाँ भी आपने सीखी होगी। अब हम इसको किस पे सीख रहे हैं, लीनियर स्पेस पे सीख रहे हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको सेकंड वाली पूरी स्टडी करा दी है कि डिफरेंस वाले पे किस तरीके से वर्क कर रही है। अब हमें क्या देखना है, ये कंप्लीट हो गया कि जो डिफरेंस है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई का मॉडुलस। तो इसका प्रूफ अलग से आगे थ्योरम के अंदर है, वो सिखाएंगे। फिलहाल आप इसको इस प्रॉपर्टी से याद कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप करेंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको जो आपने 2D ज्योमेट्री पढ़ी है या फिर ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ी है उसके बेस पर आपको आनी शुरू हो जाए। आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी के अंदर किन्हीं भी दो भुजाओं का जो सम होता है, ये आपका एक्स है, ये वाई है, तो उसका सम जो होता है तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। या फिर आप अगर डिफरेंस कहेंगे तो जो डिफरेंस होता है वो तीसरी वाली से छोटा होता है। तो ट्रायंगल वाले कंसेप्ट से आप इसको पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक नया अगला कंसेप्ट आता है पी नॉर्म वाला। इसकी आवश्यकता कहीं कहीं पड़ेगी। अगर फोर्थ कंडीशन में हम जहाँ पे हमने नॉर्म ऑफ एल्फा एक्स को मॉडुलस एल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स लिखा था, अगर यहाँ पे पावर में पी जनरेट कर देता हूँ तो इसको हम पी नॉर्म बोलेंगे। और उसके साथ साथ जो लीनियर स्पेस है आपका वो पी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस कहलाएगा, पी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। उसका नाम भी थोड़ा सा हम बदलेंगे क्योंकि पी नॉर्म उसके ऊपर डिफाइन हो गई है। अगर पी को हम 1 लेते हैं तो जो जनरल डेफिनेशन मैंने आपको बताई है नॉर्म की, तो वो डेफिनेशन यहाँ पे आपकी बन जाती है। तो नॉर्म के बारे में काफ़ी सारा डिस्कशन हमने कर लिया कि नॉर्म हमारी लेंथ थी, वो किस किस तरीके से यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो आप 8th क्लास में पढ़ते हैं, 9th क्लास में पढ़ते हैं, 10th क्लास में पढ़ते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मिड पॉइंट निकालना, वो सारा जो कंसेप्ट है वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री के अंदर आता है। तो उसी को ही हमने क्या किया, कनेक्ट किया किस पे, अब हम एब्स्ट्रैक्ट बेस में जो हमारे पास सेट हैं, वेक्टर स्पेस का जो हमारे पास सेट था जिसको मैं यहाँ लीनियर स्पेस बोलता हूँ, उसके वेक्टर के ऊपर इन कंडीशंस को देख रहे हैं कि वे उसके रूल को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो कुछ नई चीज़ें हमें डिफाइन करनी पड़ी, जैसे पी नॉर्म हमने डिफाइन किया, कुछ चीज़ें पुरानी चल रही हैं जो हमने आपको अभी करके बताई। अब देखिए 2 एग्जाम्पल की स्टडी करते हैं, जनरली हमारी वर्किंग में आते हैं। जो आपका सेट ऑफ रियल नंबर है वो आपका वेक्टर स्पेस बनाता है, लीनियर स्पेस बनाता है। और यहाँ हमने नॉर्म डिफाइन करी है इस वेक्टर स्पेस के लिए मॉडुलस एक्स। मॉडुलस एक्स की जानकारी आपको पहले से ही है, जो कि आप 12th क्लास में यूज करते थे, मॉडुलस ऑफ जेड। तो इसको रियल नंबर में क्या बोलता हूँ, मॉडुलस ऑफ एक्स बोलता हूँ। तो यहाँ पे पहली कंडीशन आप क्या देखेंगे, तो आपको ये देखना है कि नॉर्म्ड लीनियर स्पेस बनना है कि नहीं बनना है। तो पहली कंडीशन क्या होती है कि जो हमारे पास किसी भी संख्या का रियल नंबर का जो हम मॉडुलस लेते हैं वो ग्रेटर देन 0 होता है। दूसरी बात, अगर मोड ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है तो इम्प्लाइज क्या होगा कि x को 0 होना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर x बराबर 0 आप लेके चलेंगे तो इसका जो मॉडुलस आएगा वो 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इससे यहाँ से क्या इम्प्लाइज हुआ कि मोड ऑफ x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय x इक्वल टू 0। इफ़ एंड ओनली की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सेकंड वाली भी। थर्ड कंडीशन मेरे पास क्या थी, मोड ऑफ x प्लस वाई, ये मॉडुलस की जो कंडीशन है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये रियल नंबर पे वर्क करती है। ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। और चौथी जो कंडीशन आपके पास है, अगर आप मॉडुलस यहाँ पे लेंगे, बेसिकली यहाँ पे जो नॉर्म है हमारे पास, ध्यान से देखिए, जो नॉर्म मेरे पास है वो मॉडुलस है। तो मैंने सारा काम आपको मॉडुलस पे ऑपरेट करके, सॉरी, ये मैंने मॉडुलस पे ऑपरेट करके दिखा दिया। बेसिकली ये नॉर्म पे चल रहा है। तो ये कंडीशन थर्ड वाली भी सेटिस्फाई हो गई। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई, फिर आप इसको लिखें इक्वल टू मॉडुलस x प्लस वाई, फिर आप लेस देन इक्वल टू मॉडुलस x प्लस मॉडुलस वाई करें। और ये हमारा किसके इक्वल हो गया, नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y के। तो ये जो कंडीशन थी नॉर्म ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से आप लिखेंगे सब जगह। यहाँ मैंने सीधे मॉडुलस से ले लिया है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, नॉर्म ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x, और ये 0 से बड़ा होता है। इस तरीके से सेकंड पे भी आप लिख सकते हैं। अब लास्ट वन में हम नॉर्म ऑफ एल्फ़ा x लिखेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, आप इसका एल्फ़ा का मॉडुलस लेंगे और फिर इस x का नॉर्म लेंगे।
अब यहाँ से थोड़ा सा मैं सेपरेट कर देता हूँ इसको। यहाँ पे अल्फ़ा का जो मॉडुलस है वो तो आएगा ही, और ये हमारे पास क्या आएगा, मॉडुलस आ जाएगा। और ये जो नॉर्म हमारे पास है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पे मोड अल्फ़ा और यहाँ पे नॉर्म ऑफ एक्स। थोड़ा सा मैंने करेक्शन किया है कि जो नॉर्म है उसको मॉडुलस में चेंज करेगी। अब मॉडुलस क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और ये फिर यहाँ पे नॉर्म में आपका एक्स चेंज हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। तो चारों प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो गई है। तो इसलिए आपका आर कोमा जो ये आपने नॉर्म डिफाइन करी है मॉडुलस के कंसेप्ट से, ये छोटी क्लास का कंसेप्ट है, तो ये नॉर्म लीनियर स्पेस कहलाएगा। इसी तरीके से आप वर्क किसके लिए करेंगे, लीनियर स्पेस जो वेक्टर स्पेस है सी का कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है उसको हम जनरली एक्स लिख देते हैं। कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ मैंने मॉडुलस जेड को यूज किया है। अब यहाँ आप क्या करेंगे, सी जो आपका सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं एलिमेंट को एक्स से ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जो एक्स आपके पास एलिमेंट आएगा वो किस प्रकार का एलिमेंट आएगा, ए प्लस आयटा बी की फॉर्म में आएगा। अब इसके लिए हम जो यहाँ हमने जो नॉर्म डिफाइन करी है, यहाँ जो नॉर्म हमने डिफाइन करी है वो मॉड ऑफ जेड है। तो जब इसका आप मोड करेंगे मॉड ऑफ ए प्लस आयटा बी, तो ये आपके पास क्या आता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सारी प्रॉपर्टी हम वहीं से लेके चलेंगे, और ये आपके पास ग्रेटर देन 0 होती है किसके लिए, अगर x आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 नहीं होता। सेकंड जो कंडीशन आपके पास है उसमें मॉड ऑफ x इक्वल टू 0 करेंगे, नॉर्म ऑफ x इक्वल टू 0। तो ये जो कंडीशन है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 होगी। और इसके लिए कंडीशन क्या आएगी, जब ये 0 होगी, इसको जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए और बी क्या है, रियल नंबर। तो यहाँ से कंडीशन इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई की चलेगी, दोनों तरफ से चलेगी। ये ए भी 0 होगा और बी को भी 0 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय एक्स जो अपने ए प्लस आयटा बी लिया था वो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक इसी प्रकार से आपकी जो तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे Z1 Z2 में लिख देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे। और इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे आपका मॉडुलस Z1 प्लस Z2 आएगा। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी मैंने आपको सिखाई थी, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, और ये आपके इक्वल हो जाएगी नॉर्म ऑफ Z1 प्लस नॉर्म ऑफ Z2। तो ऐसे हम क्या करेंगे, नॉर्म से शुरू करेंगे, फिर जो हमें कंडीशन डिफाइन करी गई है मॉडुलस वाली उस पर आएंगे, और उसके बाद उसको वापस नॉर्म पे ले जाएंगे। तो इस तरीके से आपको कंडीशंस को सेटिस्फाई करके दिखाना है। चौथी कंडीशन नॉर्म ऑफ अल्फ़ा जेड लिख देता हूँ यहाँ पे आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। यहाँ पे नॉर्म ऑफ अल्फ़ा आएगा और यहाँ पे मॉड ऑफ जेड आएगा। अब यहाँ पे मोड, इसको हम मोड में, एक मिनट वेट कीजिए। अब यहाँ पे सीधा अल्फ़ा जेड के ऊपर हम मॉडुलस लगाएंगे, फिर अल्फ़ा को अलग करेंगे, जेड को अलग करेंगे, फिर अल्फ़ा अलग है और जेड के ऊपर फिर हम क्या लगाएंगे, नॉर्म लगाएंगे। तो चारों कंडीशन मैंने आपको सेटिस्फाई करा के दिखा दी है। हम यहाँ नॉर्म से चलते हैं, नॉर्म को ऑपरेट करके चलेंगे। आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे x1 x2 या xy लेता, तो मैंने वहाँ पे Z1 Z2 ले लिए हैं। अलग अलग बुक्स में कहीं पे x1 x2 x और y लेके किया है, कहीं पे x1 x2 लेके किया है, कहीं पे Z1 Z2 लेके किया है। लेकिन जनरली मैं x और y को यूज करता हूँ, क्योंकि हर जगह कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट नहीं आएगा, सेट आपका कोई दूसरा भी आ सकता है। तो यहाँ से जो आपका दोनों एग्जाम्पल हैं, सेट ऑफ रियल नंबर वाला वो नॉर्म लीनियर स्पेस बनाएगा, और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है ये नॉर्म लीनियर स्पेस बनेगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।